नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। आपके कोर्स में पाठ्यक्रम में जो रखी गई पुस्तक है उसका नाम है निबंध संग्रह, जिसके संपादक हैं डॉक्टर हेतु भारद्वाज। आप किसी भी किताब की दुकान से इस किताब को खरीदें, जिससे आपको पढ़ने में सहूलियत रहेगी। इस जो निबंध श्रृंखला है उसका प्रथम निबंध है साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। इसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट का एक परिचय सामान्य रूप से हम पढ़ लेते हैं कि बालकृष्ण भट्ट जो हैं, इनका जन्म जून 1844 ईस्वी में हुआ। देहावसान जुलाई 1914 ईस्वी में हुआ प्रयाग में। और भारतेंदु युग के जो लेखक हैं उनमें महान लेखक हैं ये, और इनका स्थान भारतेंदु के बाद आता है। यद्यपि इन्होंने नाटक और कहानियां भी लिखी हैं, परंतु उनकी विशेष पहचान निबंधकार के रूप में ही है। ये लेखक भी थे और साथ में पत्रकार भी थे। इन्होंने भारतेंदु की प्रेरणा से हिंदी के विकास और राष्ट्र की सेवा के लिए हिंदी वर्धिनी सभा इलाहाबाद की स्थापना की और 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाली, जिसे इन्होंने 33 वर्षों तक निकाला। भट्ट जी, बालकृष्ण भट्ट हिंदी के पहले निबंधकार हैं जिनके निबंधों में आत्मपरक, व्यक्तित्व प्रधानता एवं कलात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। आत्मपरक, व्यक्तित्व प्रधानता एवं कलात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। आत्मपरक मतलब व्यक्तित्व को प्रदर्शित करने वाली, जिसमें लेखक का स्वयं का व्यक्तित्व निबंध के विषय के ऊपर, निबंध के ऊपर हावी रहता है, इस प्रकार। और निबंध की कलात्मक शैली मतलब कला पक्ष पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। साहित्यिक जीवन में 1000 के करीब निबंध लिखे हैं, जिनमें से 100 निबंध महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण बात है 1000 निबंधों का लिखा जाना। कुछ लोग उन्हें इसी कारण हिंदी का एडिसन कहते हैं। उन्होंने राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक अनेक विषयों पर निबंध लिखे। वे निबंधों में एक नए भारत का, नए समाज का स्वप्न देखते हैं। भावों और विकारों पर निबंध इन्होंने लिखे हैं। सर्वप्रथम इनका परवर्ती विकास रामचंद्र शुक्ल के निबंधों में देखा जाता है। इनकी भाषा सरल, मुहावरेदार, शब्द चयन की दृष्टि से उदार और शक्तिशालिनी है। व्यंग्य, चुगल, कटाक्ष, भावना का कृत्रिम आवेग, अशुचि के त्याग की उत्कटता तथा शिव को ग्रहण करने की लालसा इनके निबंधों की विशेषताएं हैं। व्यंग्य बात को सीधे न कहकर वक्र कथन के रूप में कहा जाना। एक बात सीधे रूप में कही जाए और एक थोड़ा सा उसको कहने के लिए चाहे तो शब्दों को टेढ़ा कर दिया जाए, या केवल वाक कला को ही इस प्रकार प्रदर्शित किया जाए कि कहने वाले मन के द्वारा कहे गए वाक्य सुनने वाले के मन के हृदय, मन को भेद दें, मन पर प्रभाव डालें। चुगल हंसते बोलते किसी तीखी पैनी बात को उस तीखे रूप में ना कहकर मजाक मजाक में कह देना। भावना का अकृत्रिम आवेग, भावना जो है वो उसमें किसी प्रकार का बनावटी आवेग नहीं है, सहज रूप से भावावेग में लिखे गए निबंध हैं। और जो भी बुरी चीज़ें हैं, अशुचि, जो भी अपवित्र है, बुरा है, उसको त्याग की उत्कट प्रवृत्ति इनके निबंधों में दिखाई देती है। और शिवत्व या मंगल को, संसार के कल्याण को ग्रहण करने की तीव्र लालसा बालकृष्ण भट्ट के निबंधों की विशेषता है। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, ये इनका निबंध है, हमारे पाठ्यक्रम में रखा गया है।
यह एक प्रमुख निबंध है। इस इतिहास में, हिंदी आलोचना के इतिहास में, यह संभवतः पहला निबंध है जो साहित्य के स्वरूप पर सही तथा व्यापक दृष्टि से विचार करता है। भट्ट जी की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण है कि साहित्य के अनुशीलन से कौम के सब समय के आभ्यंतरिक भाव हमें परिस्फुट हो जाते हैं। साहित्य के अनुशीलन से कौम के सब समय के आभ्यंतरिक भाव परिस्फुट हो जाते हैं। भट्ट जी उदाहरण देकर स्पष्ट करते हैं कि जैसे वेद हमारे प्रारंभिक जीवन में व्याप्त उदारता, निष्कपट व्यवहार, भोलापन, प्रकृति प्रेम जैसे गुणों को अभिव्यक्ति देते हैं। जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता है, जटिलताओं और विकृतियों का शिकार होता है, वैसे वैसे साहित्य भी इन प्रवृत्तियों को अभिव्यक्त करता चलता है। इतना ही नहीं, साहित्य समाज को इन विकृतियों के प्रति सचेत करता है। बात समझ आई कि साहित्य के अनुशीलन से कौम के सब समय के आभ्यंतरिक भाव परिस्फुट होते हैं। कि जैसे वेद जो है भारतीय साहित्य के प्रथम ग्रंथ कहे जाते हैं। उनकी रचना में जिस प्रकार का भोलापन, निष्कपट व्यवहार, प्रकृति प्रेम जैसे गुणों को तरजीह दी गई है, वही साहित्य जब आगे की श्रृंखला आगे बढ़ती है तब उसमें कुछ जटिलताएं और विकृतियां आती जाती हैं। उन्हीं से यह ज्ञात होता है कि साहित्य के अनुशीलन से ही किसी भी कौम, किसी भी जाति के सब समय के आभ्यंतरिक, बाहर और अंदर, भीतर के भावों को जाना जा सकता है। भट्ट जी का यह निबंध एक और ऐतिहासिक दृष्टि प्रकट करता है, क्योंकि वे भारतीय ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यों में विकसित हो विभिन्न साहित्य स्वरूपों की व्याख्या करते हैं, तो दूसरी ओर वे साहित्य की महत्ता तथा उपादेयता पर भी अपने विचार व्यक्त करते हैं। ठीक है। अब पृष्ठ खोलने, अगर आपके पास पुस्तक हो। प्रत्येक देश का साहित्य उस देश के मनुष्यों के हृदय का आदर्श रूप है। अर्थात साहित्य क्या है? जो समाज के हित में लिखा गया है, और लिखी हुई वस्तु वैसे ही मूल्यवान हो जाती है और चिरंजीवी हो जाती है। हम सामान्य रूप में यदि भाषा के प्रयोग दो रूप में करते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक रूप में जो हम बात कहते हैं उसका प्रभाव वायवीय होता है, केवल वक्ता के द्वारा बोला जाकर श्रोता के द्वारा सुना जाने तक। यदि वह उसको ग्रहण करे तो रखे, ना करे तो भूल जाए, इसके लिए वह स्वतंत्र होता है। परंतु भाषा या का जो दूसरा रूप है, लिखित रूप, वो अंकित स्वरूप है। वो लिखा जाने के कारण अपेक्षाकृत स्थायी और लंबे समय तक उसका प्रभाव रहने वाला होता है। साहित्य की स्थिति यही है, क्योंकि साहित्य सोच समझकर लिखा जाता है, समाज के भलाई के उद्देश्य से लिखा जाता है, जिसमें साहित्य का भाव होता है, वही साहित्य है। तो इस रूप में जो साहित्य है, बालकृष्ण भट्ट कहते हैं, देश के मनुष्यों के हृदय का आदर्श रूप है। लेखक वही लिखता है जो आसपास के समाज में घटित हो रहा होता है। जिस परिस्थिति में उसके आसपास के वातावरण में जो वस्तुएं, जो घटनाएं घटित हो रही होती हैं, जिस प्रकार के लोगों की मनोदशा होती है, जिस प्रकार के भाव होते हैं, जिस प्रकार के कर्म होते हैं, उन सभी को लेखक या साहित्यकार अपने साहित्य में वर्णित करता है। तो जो जाति जिस समय जिस भाव से परिपूर्ण या परिप्लुत रहती है, वे सब उसके भाव उस समय के साहित्य की समुन्लोचना से अच्छी तरह प्रकट हो जाते हैं। स्पष्ट है, जो जाति जिस समय जिस भाव से परिपूर्ण या परिप्लुत रहती है, हम जो साहित्य पढ़ते हैं
साहित्य को पढ़ने से ये पता लग जाता है कि उस समय उस जाति के मनोदशा किस प्रकार की है, किस प्रकार के भाव, किस प्रकार के आचरण उस समय उस मनुष्यों के द्वारा किया जा रहा है। मनुष्य का मन जब शोक संकुल, क्रोध से उद्दीप्त या किसी प्रकार की चिंता से दो चित्ता रहता है, तब उसकी मुख छवि तमसाच्छन्न, उदासीन और मलिन रहती है। हमारे मन में जब भी किसी प्रकार का शोक है, क्रोध है या किसी प्रकार की चिंता है, तब हमारी जो मुख की छवि है वह उस रूप में सहज नहीं रहती। वह या तो उदासीन होती है या मलिन होती है, और कंठ से जो ध्वनि निकलती है वह भी उतनी सुरीली नहीं होती। वो दुख यदि है हृदय में तो करुणापूर्ण होती है, गदगद या विकृत होती है। उसके विपरीत जब चित्त आनंद की लहरी से उद्वेलित हो रहा होता है, अर्थात हम प्रसन्नचित्त होते हैं, सुख की स्थितियाँ होती हैं, तो हमारा मुख कमल के समान प्रफुल्लित, नेत्र हंसते हुए और शरीर में उमंग रहती है। कंठ ध्वनि भी कोयल के समान मीठी निकलती है, सुहावनी होती है। उसी प्रकार मनुष्य के संबंध में इस अनुल्लंघनीय प्राकृतिक नियम का अनुसरण प्रत्येक देश का साहित्य भी करता है। लेखक की भी जिस प्रकार की मनोदशा होगी उसी प्रकार का साहित्य वह अपनी लेखनी से लिपिबद्ध करता है, जिसमें कभी तो क्रोधपूर्ण भयंकर गर्जन होता है, कभी प्रेम का उच्छ्वास होता है, कभी क्रोध की गर्जना है, कभी प्रेम का उच्छ्वास है, कभी शोक है, कभी करुणा है, कभी वीरता है, कभी भक्ति है। इस प्रकार के विविध भाव साहित्य में निकल कर आते हैं। इसलिए बालकृष्ण भट्ट कहते हैं, साहित्य को यदि जनसमूह के चित्त का चित्रपट कहा जाए तो संगत होगा। किसी देश का साहित्य इतिहास पढ़ने से केवल बाहरी हाल जाना जा सकता है, परंतु साहित्य के अनुशीलन से आभ्यंतरिक भाव जाने जा सकते हैं। साहित्य इसीलिए जनसमूह के हृदय का चित्रपट है क्योंकि उससे उसके हृदय के बाहरी और भीतरी दोनों भावों को जाना जा सकता है। भारतीय साहित्य परंपरा का अनुशीलन करने पर सर्वप्रथम हमें प्राप्त होते हैं वेद। वेद जो थे, जब इनकी रचना हुई, इनकी रचना आर्यों ने की थी, और आर्यों ने जिस साहित्य को वेदों के रूप में लिखा, उस समय आर्यों में भोलापन, आर्यों के जो हृदयगत भाव थे वो भोलापन, उदारता, निष्कपट व्यवहार था। वही व्यवहार इन वेदों में निकल कर आता है, वही इन वेदों को पवित्र, विलक्षण और माधुर्य प्रदान करते हैं। वेद जिन महापुरुषों के हृदय का विकास था, वे लोग मनु और याज्ञवल्क्य के समान समाज के भेदों, वर्ण विचार आदि के झगड़ों में नहीं पड़े थे। उन्होंने कपिल और कणाद के समान दर्शन शास्त्र के ग्रंथ भी नहीं लिखे थे। कालिदास भवभूति के समान उन्होंने स्त्री के सौंदर्य के वर्णन भी नहीं किए थे। सुबह उठकर सूर्य की प्रतिभा को देखकर उन्होंने सुबह सूर्य की जो लालिमा है, उजास है, उसको देखकर उनके सहज हृदय ने उसे अज्ञात और अजय शक्ति माना और वे प्रभात की वंदना में सामगीत गाने लगे। जल से भरे हुए काले बादलों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए स्रोत का पाठ करने लगे। वायु को जीवनदायिनी मानकर उसकी स्तुति में ऋचाएं लिखने लगे। इस प्रकार उनमें किसी प्रकार की बनावट, कुटिलता नहीं थी, तो उन्होंने इसी प्रकार के ग्रंथों का निर्माण किया।